हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सब मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। तो आज मैं लेके आई हूँ आपके लिए क्लास 9 क्षितिज पुस्तक का गद्य का पहला लेसन जो है हमारा क्षितिज पुस्तक का दो बैलों की कथा। इसका जो लेसन एक्सप्लेनेशन है बच्चों, मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आपके लिए इस दो बैलों की कथा पाठ का सारांश, कुछ क्वेश्चन आंसर और कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आई हूँ। इसको हम ऐसे अच्छे तरीके से पढ़ेंगे कि आपको बोरियत नहीं लगेगी और इंटरेस्ट आएगा, मज़ा आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना लेसन जो है दो बैलों की कथा का सारांश। सबसे पहले हम यहाँ पर लेखक परिचय देख लेते हैं। दो बैलों की कथा के लेखक हैं मुंशी प्रेमचंद जी हैं। मुंशी प्रेमचंद जी हिंदी साहित्य इतिहास के बहुत ही जाने माने राइटर रह चुके हैं। आपने भी खूब नाम सुना होगा इनका। सबसे पहले हम इनका परिचय देख लेते हैं कि इनका जन्म हुआ था 1880 में बनारस के लम्ही गांव में। अब ये जो मैंने अंडरलाइन की, इनको थोड़ा सा आप नोट करते जाना, क्योंकि ये एमसीक्यू क्वेश्चन में कभी कभी लेखक का परिचय, उनका जन्म, उनका मूल नाम है ना, उनकी रचनाओं के बारे में भी पूछ लेते हैं। तो जब भी आप किसी भी लेसन को स्टार्ट करो पढ़ना, तो हमेशा लेखक के परिचय के मेन चीज़ें आपको रिमाइंड में होनी चाहिए, ठीक है। तो लेखक का जन्म हुआ था 1880 में बनारस के लम्ही गांव में, और इनका मूल नाम क्या था? धनपत राय। बीए तक की शिक्षा प्राप्त करने के बाद उन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु आगे जाकर उन्होंने असहयोग आंदोलन में सक्रिय भाग लेने के लिए अपनी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और फिर वे लेखन कार्य के पूरी तरह समर्पित हो गए। सन 1936 में इस महान साहित्यकार का देहांत हो गया। इनकी रचनाएं कौन कौन सी है? प्रमुख कौन कौन सी हैं इनकी रचनाएं? इन्होंने काफ़ी फेमस उपन्यास लिखे हैं, जैसे सेवा सदन है, प्रेमाश्रम है, रंगभूमि है, कायाकल्प है, निर्मला है, गबन है, कर्म भूमि और गोदान। गोदान इनका बहुत प्रसिद्ध उपन्यास है। आगे जाकर आप हिंदी में एमए करते हैं तो आपको ये रचना ज़रूर पढ़ने को मिलेगी। बहुत फेमस है इनका ये उपन्यास। पत्रिकाएं भी इन्होंने लिखी है, हंस, जागरण, माधुरी आदि पत्रिकाओं का इन्होंने संपादन किया। तो ये तो हुआ हमारा लेखक का इंट्रोडक्शन। अब हम देख लेते हैं इसका पाठ का सारांश। पाठ का सारांश देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो ये कहानी है दो बैलों के बारे में आधारित है। हीरा और मोती नाम के जो दो बैल थे उनके बारे में ये कहानी है। तो लेखक ये कह रहे हैं कि लेखक का कहना है कि गधा एक सीधा और निरापद जानवर है ना। कहानी दो बैलों के बारे में है, लेकिन यहाँ लेखक ने कहानी की शुरुआत किससे की? गधे के बारे में हमें जो जाति है गधा की उसके बारे में बताया, फिर आगे जाके उन्होंने बैलों के बारे में बताया। तो लेखक कह रहे हैं कि जो गधा है वो एक सीधा और निरापद जानवर है। निरापद मतलब मूर्ख जानवर। वो मूर्ख क्यों कहलाता है? क्योंकि वह सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। उसमें ऋषि मुनियों के गुण होते हैं, फिर भी आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। ठीक है, अब इस लाइन कार्ड देख लेते हैं हम कि गधा जो एक सीधा साधा जानवर होता है, आप सभी जानते हैं, और निरापद जानवर, निरापद मतलब मूर्ख जानवर कहते हैं। अब गधे को मूर्ख क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो सुख दुख हानि लाभ किसी भी दशा में कभी नहीं बदलता। सुख दुख हानि लाभ मतलब गधा जो है ना वो हमेशा एक जैसे भाव में रहता है। उसे कुछ पता ही नहीं कि उसके लिए क्या सुख है, क्या दुख है, क्या उसके लिए हानिकारक है और क्या उसके लिए लाभदायक है। वो हमेशा एक भाव में रहता है कि निष्ठापूर्वक अपना काम करना, है ना। और उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण होते हैं। ऋषि मुनियों के गुण जैसे ऋषि मुनि जो है अपनी तपस्या करते थे, कैसा भी मौसम हो, कुछ भी हो, उनमें सहन शक्ति होती थी, सहन शक्ति। तो गधा भी है जो है, इसलिए यहाँ पर लेखक ने गधे की तारीफ भी की कि उस पर तो ऋषि मुनियों के जैसे गुण होते हैं, उसमें सहन शक्ति होती है, लेकिन फिर भी आदमी उसको बेवकूफ़ क्यों कहता है? तो उसमें ऋषि मुनियों के जैसे गुण होते हैं, ये अच्छी बात है, लेकिन उसको बेवकूफ़ इसलिए कहा जाता है कि सहन शक्ति होनी चाहिए हम में, लेकिन इतनी सहन शक्ति नहीं हो कि हम हमारे साथ कुछ गलत अत्याचार हो रहा है फिर भी हम उस अत्याचार को सहन कर लें। इसलिए यहाँ पर गधे को बेवकूफ़ कहा है। भाई ऋषि मुनियों को तो पता था सहन शक्ति होनी चाहिए, लेकिन इतनी सहन शक्ति नहीं होनी चाहिए कि आपके साथ कुछ गलत टॉर्चर हो रहा है तो भी आप उसको सहन कर लें। तो इसलिए लेखक ने एक तरफ तो गधे की तारीफ भी की है कि ऋषि मुनियों की जैसी सहन शक्ति होती है, लेकिन दूसरी तरफ गधे के बारे में चर्चा की है कि जो गधा है वो सहनशील होता है, लेकिन कुछ ज़्यादा ही सहनशील होता है, उसके साथ कुछ गलत होता है तो भी वो उसको सहता रहता है। तो यहाँ पर उसको बेवकूफ़ कहा गया, मूर्ख कहा गया है ना।
लेकिन आगे जाके वो बता रहे हैं कि बैल जानवरों की एक प्रजाति बैल के बारे में भी उन्होंने बताया कि जो बैल है वो गधे के छोटे भाई कहलाते हैं, जो कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। अच्छा, अब जो गधा है वो तो अपना असंतोष जताता नहीं है, वो तो सुख हो दुख हो, कैसा भी मौसम हो, सर्दी हो गर्मी हो बरसात हो, उसका मालिक उसको मार रहा है दौड़ा रहा है, फिर भी वो काम करता रहता है, काम करता रहता है ना। इतनी सहन शक्ति उसमें होती है कि उसके लिए क्या अच्छा उसके लिए क्या बुरा उसको उसका एहसास ही नहीं है। इसलिए गधा तो बेवकूफ़ कहला दिया है, गधे को तो मूर्ख बता दिया यहाँ। लेकिन जो बैल होता है ना, वो कभी कभी वो भी सहनशील होता है, लेकिन गधे के जितना नहीं है। क्यों? क्योंकि जो बैल होता है जब कभी कभी उसे गुस्सा आता है तो वो सींग उठा के मारने को दौड़ता है ना। होता है ना, जब अपन रास्ते में कहीं जा रहे हैं और बैल आ जाता तो दूर हट जाते हैं, अरे अरे बैल आ रहा है, बैल मार देगा। तो इसलिए कहा गया जो बैल होता है वो तो कभी ना कभी अब कई रीतियों से अपना असंतोष प्रकट करते हैं। कई रीतियों से मतलब अपना सींग हिला देता है, आंखें लाल लाल हो जाती है और दौड़ता है। तो ऐसे कह रहे हैं कि वो कई तरीक़ों से, कई हाव भाव से जो बैल होता है वो तो अपना असंतोष, अपना गुस्सा हमें दिखाई देता है ना। फिर कह रहा है कि झूरी काछी के पास हीरा और मोती नाम के दो स्वस्थ और सुंदर बैल थे। गांव में एक झूरी नाम का किसान था, उसके पास दो बैल थे, बहुत ही स्वस्थ थे और सुंदर थे, और उनके नाम क्या थे? हीरा और मोती। बड़े प्यारे बैल थे। और झूरी जो किसान है वो अपने बैलों से बहुत प्रेम करता था। हीरा और मोती के बीच भी घनिष्ठ संबंध था। अब हीरा और मोती जो दोनों बैल थे उनके बीच में काफ़ी घनिष्ठ संबंध था, बहुत गहरी दोस्ती थी उनमें। जैसे आप लोगों के बीच में होती है ना, आपस में क्लास में बहुत अच्छी दोस्ती होती है, अच्छी बॉन्डिंग होती है, वैसे हीरा और मोती के बीच में अच्छी दोस्ती होती है। तो एक बार झूरी ने क्या करा, अपने दोनों बैलों को अपने ससुराल के खेतों में काम करने के लिए भेज दिया, और वहाँ उनसे खूब काम करवाया जाता था। एक बार झूरी ने अपने दोनों बैलों को अपनी पत्नी के कहने पर ससुराल के खेतों में उन्हें काम करने के लिए भेज दिया। लेकिन हुआ क्या, ससुराल में उनसे खूब काम करवाया जाता था, लेकिन खाने को क्या देता था? जो झूरी का साला था, आगे जाके नाम है गया नाम का जो साला था, वो उनसे काम तो खूब करवाता था, लेकिन खाने को वो उनको रूखा सूखा चारा डालता था। अतः जो दोनों रस्सी तोड़ाकर झूरी के पास भाग आए। फिर हीरा और मोती को गुस्सा आया कि हमसे काम तो खूब करवाया जा रहा है, लेकिन जो ये साला है झूरी का, वो हमें खाने को ठीक से नहीं दे रहा है, रूखा सूखा खाना दे रहा है, और रात को उनको बांध देता था। तो एक दिन दोनों को गुस्सा आया, तो दोनों ने क्या करा, रस्सी तोड़ाकर वो झूरी के पास भागकर आ गए, और झूरी उन्हें देखकर बहुत खुश हुआ। अब झूरी ने जब देखा कि किसान झूरी हीरा और मोती दोनों उसके पास आ गए वापस, तो वो उनको देख के खुश बहुत हुआ, और अब उन्हें खाने पीने की कमी नहीं रही। और अब जब मालिक के पास आ गया, मालिक तो झूरी तो उनको बहुत प्यार करता था, तो वो तो अच्छे से खाना पिलाता था उनको, वो तो अपने बच्चों की बात ही उसको प्यार करता था, अच्छे से खिलाता था। तो झूरी के पास तो उनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी, और दोनों बड़े खुश थे। मगर जो झूरी की स्त्री स्त्री मतलब पत्नी, जो झूरी की पत्नी थी, उनको उनका अपने ससुराल से अपने पीहर से भाग के आना उसको पसंद नहीं आया। झूरी की पत्नी जो है वो उनको पसंद नहीं करती थी, और उसको वो वहाँ से भाग कर आ गए उसके पीहर से, ये चीज़ उसको पसंद नहीं आई। तो उसने क्या करा, उन्हें खरी खोटी और मजूर द्वारा खाली सूखा भूसा खिला दिया। उन्हें खूब खरी खोटी सुनाई, उन पर बहुत गुस्सा निकाला, और उनको सूखी बासी चारा खिला दिया, सूखी रोटियां खिला दी। और दूसरे दिन झूरी का साला फिर उन्हें लेने आ गया। दूसरे दिन झूरी का जो साला था, यानी झूरी की पत्नी थी, उसका जो भाई था, वापस वो उनको लेने के लिए आ गया, और फिर उन्हें कड़ी मेहनत करनी पड़ी, पर खाने को सूखा भूसा ही मिला। फिर से जो झूरी का साला था वो वापस उन्हें अपने खेतों में ले गया, वहाँ उनसे खूब मेहनत करवाता था, लेकिन खाने को अच्छा खाना नहीं देता था, वो बासी रूखा सूखा उनको चारा डालता था। फिर क्या हुआ आगे जाके कि कई बार काम करते समय मोती ने गाड़ी खाई में गिरानी चाहिए, तो हीरा ने उसे समझाया। अच्छा, हीरा और मोती में जो हीरा था वो थोड़ा समझदार था, थोड़ा अच्छा उसको पता था कि कितना क्या करना है, कहाँ कैसा व्यवहार करना। तो हीरा तो थोड़ा समझदार था, मोती को जल्दी गुस्सा आ जाता था। तो एक बार क्या हुआ, दोनों को काफ़ी गुस्सा आया, तो उसने क्या करा, मोती ने, कि काम करते समय उसने जो गाड़ी होती थी ना हल जोतने की, उसने उसको खाई में गिरानी चाहिए, लेकिन हीरा ने उसे समझाया। मोती बड़ा गुस्सैल था, और हीरा जो था वो धीरज से काम लेता था। हीरा की नाक पर जब खूब डंडे बरसाए गए तो मोती गुस्से से हल लेकर भागा, लेकिन जब जो गया था उसने हीरा की नाक पर खूब डंडे मारे, तो मोती जो बैल था दूसरा, उसको गुस्सा आ गया, और वह गुस्से से हल लेकर भाग गया,
और गले में बड़ी रस्सियाँ होने के कारण लेकिन वो पकड़ा गया है। वो भागा तो सही, लेकिन उसके गले में रस्सियाँ बंधी थी, इस कारण उस रस्सियों को पकड़ लिया गया ने। और कभी कभी उन्हें खूब मारा पीटा भी जाता था, और जो गया था वो उनको खूब मारता पीटता भी था। इस तरह उस समय उन दोनों बैलों की हालत बहुत ख़राब थी। आगे जाके क्या होता है फिर कि वहाँ एक छोटी सी बालिका रहती थी, जहाँ हीरा और मोती बैल बंधे थे गया के पास में रहते थे, वहीं उसी स्थान पर एक छोटी सी बालिका भी रहती थी। उसकी माँ जो मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ उसे मारती रहती थी। तो जैसे हीरा और मोती के साथ टॉर्चर होता था उनके मालिक, वैसे ये जो छोटी सी बच्ची थी उसकी भी माँ मर चुकी थी और उसकी सौतेली माँ भी उसे मारती रहती थी। इसलिए वह उन बैलों से उसे एक प्रकार की आत्मीयता हो गई थी। आत्मीयता हो गई थी मतलब वह हीरा और मोती का दुख समझ पा रही थी कि उनको प्रेम की बजाय उनसे सिर्फ काम लिया जा रहा है और उनको मार और पड़ती थी। तो सेम यही सिचुएशन उस बच्ची की थी कि उसकी सौतेली माँ थी, उसे प्यार तो करती नहीं थी, है ना, रूखा सूखा खिलाती थी और उसको मारती रहती थी। तो यही सिचुएशन जब उस बच्ची ने इन दोनों बैलों की देखी, हीरा और मोती की, तो उसको उन दोनों से एक अटैचमेंट हो गया, उनके प्रति एक सिंपैथी हो गई, आत्मीयता हो गई। और वे रोज़ क्या करती थी, दोनों को चोरी छिपे 2 रोटियां डाल जाती थी। और वो बच्ची उन दोनों को बहुत प्यार करती थी और चुपके चुपके चोरी से दोनों को 2 रोटियां डाल देती थी। इस तरह दोनों की दशा बहुत ख़राब थी, है ना। हीरा और मोती की दशा बहुत ख़राब थी। एक दिन क्या हुआ, उस बालिका ने उसकी रस्सियाँ खोल दी। एक दिन उस बालिका ने सोचा कि इन बैलों को मैं भगा देती हूँ, तो उसने क्या करा कि उनकी रस्सियाँ खोल दी। और रस्सियाँ खोलने के बाद दोनों हीरा मोती बैल भाग खड़े हुए। अब झूरी का साला और दूसरे लोग उन्हें पकड़ने के लिए दौड़े, पर पकड़ ना सके, और भागते भागते दोनों नई जगह पहुंच गए। और वो दोनों भागते गए भागते भागते वो एक नई जगह ही पहुंच गए। अब झूरी के घर जाने का रास्ता वे भूल गए। झूरी का जो अपने मालिक झूरी का घर था उसका वो रास्ता भूल गए, दोनों भटक गए भागते भागते। फिर भी बहुत खुश थे। फिर भी वे खुश क्यों थे? क्योंकि वो आज़ाद हो गए थे गया की उससे, वहाँ से। गया का जो स्थान था जहाँ गया उनको बांध के रखता था अपने खेतों में, वो उनके लिए एक जेल की भांति हो गया था, है ना। तो जब वे वहाँ से भागे तो उनको यूँ लग रहा था कि वो उनको आज़ादी मिल गई, और दोनों बहुत खुश थे। दोनों ने खेतों में मटर खाई और आज़ादी का अनुभव करने लगे। और दोनों ने किसी के भी खेत में घुस गए, वहाँ उन्होंने खूब सारी मटर खाई और उनको एक आज़ादी का अनुभव हुआ कि अब वो किसी के गुलाम नहीं है, वो आज़ाद हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, है ना। इसलिए वो बहुत खुश थे। फिर एक सांड से उनका मुकाबला हुआ, लेकिन आगे जाकर क्या हुआ, उनका फिर एक सांड से मुकाबला हुआ और दोनों ने मिलकर उसको खूब मार भगाया। और हीरा मोती बैल ने उस दूसरे सांड को मार भगाया। लेकिन खेत में चरते समय मालिक आ गया। लेकिन जब वो खेत में मटर चर रहे थे, मटर खा रहे थे, तो उसी समय उस खेत का मालिक वहाँ आ गया और मोती को फंसा देखकर हीरा भी खुद आ फंसा। जो हीरा था वो तो भाग चुका था, लेकिन जो मोती है वो उसकी रस्सी फंस गई थी, मोती भाग नहीं पाया। तो मोती को फंसा हुआ देखकर हीरा खुद भी वहाँ पर आ गया और वो भी फंस गया, वो भी उस मालिक की गिरफ्त में आ गया। अब दोनों कांजी हौस में बंद कर दी गई। अब दोनों को कांजी हौस में बंद कर दिया गया। वहाँ कांजी हौस एक प्रकार का आश्रय था, वहाँ पर और भी जानवर बंधे हुए थे, है ना। सबकी हालत बहुत ख़राब थी और जितने भी जानवर थे वहाँ सबकी हालत ऐसी थी जैसी हीरा मोती की थी, कि उनसे काम तो खूब करवाया जाता था, खूब उनकी पिटाई होती थी, लेकिन खाने को रूखा सूखा ही मिलता था। जब हीरा और मोती को रात को भी भोजन नहीं मिला तो दिल में उनके विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी। अब दिन तो जैसे तैसे गुजर गया, लेकिन रात को भी जब उनको खाना नहीं मिला तो उनके मन में एक विद्रोह की भावना भड़क उठी। और फिर एक दिन दीवार गिराकर दोनों ने दूसरे जानवरों को भी भगा दिया। मोती भाग सकता था पर हीरा को बंधा देखकर वह भी ना भाग सका। और रात में जब दोनों को बहुत गुस्सा आया, खाना नहीं मिला, तो उनके मन में विद्रोह की भावना ने जन्म ले लिया। और फिर उन्होंने क्या करा कि एक दिन रात में उन्होंने दीवार जो गिरा दी, जो उस कांजी हौस के आश्रय की दीवार थी उसको तोड़ दिया अपने सींगों से मार मार के। और दोनों ने क्या करा, दूसरे जानवरों को भगा दिया, दूसरे जानवरों को आज़ाद कर दिया कि तुम भागो। मोती तो भाग सकता था लेकिन हीरा को बंधा हुआ देखे, लेकिन हीरा की रस्सी नहीं खुली, तो हीरा के चक्कर में मोती भी भाग नहीं पाया। और कांजी हौस के मालिक को पता लगने पर उसने मोती की खूब मरम्मत की और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। और जो कांजी हौस का मालिक था, जब उसको ये पता चला कि हीरा और मोती ने दोनों दीवार गिराकर सारे जानवरों को भगा दिया, तो उसने क्या करा, मोती की खूब मरम्मत की, मरम्मत मतलब खूब पिटाई करी और उसे मोटी रस्सी से और बांध दिया। 1 सप्ताह बाद कांजी हौस के मालिक ने जानवरों को कसाई के हाथों बेच दिया, ठीक है।
फिर एक डडियल आदमी हीरा मोती को ले जाने लगा। एक सप्ताह बाद जो कांजी उसका मालिक था, उसने क्या करा, उन हीरा और मोती दोनों बैलों को एक कसाई के हाथों बेच दिया। तो एक डडियल सा आदमी था, जब वह हीरा मोती को ले जाने लगा तो वे समझ गए कि अब उनका अंत समीप है। अब हीरा मोती को ये पता चल गया था कि हम जिसके साथ जा रहे हैं वो कसाई है, ये तो हमें अब मार पीट देगा, काट कूट देगा, हमें बेच देगा। लेकिन चलते चलते अचानक उन्हें लगा कि वे परिचित रास्ते पर आ गए हैं। लेकिन जब वो चल रहे थे तो रास्ते में उन्हें लगा कि ये रास्ता तो कुछ जाना पहचाना सा है, और उनका घर नज़दीक आ गया और उन्हें अपनी झूरी का घर सामने नज़र आ गया। और दोनों उन्मत्त होकर उछलने लगे। उन्मत्त होकर मतलब खुश होकर। जब उन्होंने वो जगह जाने पहचाने देखी और झूरी का घर सामने जब उन्हें दिखाई दिया तो दोनों खुशी के मारे उछलने लगे और दौड़ते हुए झूरी के द्वार पर आकर खड़े हो गए। और झूरी ने देखा तो खुशी से फूल उठा। अचानक डडियल ने आकर बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली, और जो डडियल आदमी उन बैलों को रस्सियाँ पकड़ कर लेकर आ रहा था, जब दोनों बैल उसके छुड़ाकर भाग गए तो जो डडियल आदमी आया और आकर उसने वापस से दोनों बैलों की रस्सियाँ पकड़ ली। तो झूरी ने कहा कि वे उसके बैल हैं, पर डडियल जोर ज़बरदस्ती करने लगा। तभी मोती ने क्या करा कि अपना सींग चलाया और उस डडियल को दूर तक खदेड़ दिया। मोती ने अपने सींग को उठाकर उस कसाई को दूर तक भगा दिया, उसको अपने सींग से मार दिया। और थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से खली भूसी चूनी खाते दिखाई पड़े, और थोड़ी देर बाद ही दोनों खुशी से चारा खाने लगे अच्छे से। झूरी ने उनको अच्छा खाने को दिया, और जो घर की मालकिन ने भी आकर दोनों को चूम लिया। और जो घर की मालकिन थी, झूरी की जो पत्नी थी, उसने भी आकर अब दोनों को प्यार किया, क्योंकि उसे भी अपनी गलती का एहसास हो गया था कि मैंने इन दोनों के साथ अच्छा नहीं किया, अन्याय किया, अत्याचार किया। तो उसे भी अब उनके प्रति, उसके मन में भी उन दोनों हीरा और मोती बैल के प्रति प्रेम की भावना मर पाई, तो उसने उनका माथा चूम लिया। ठीक है, तो ये तो था दो बैलों की कथा का सारांश। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको समझ में आया होगा, मज़ा भी आया होगा कहानी सुनने में, है ना, कि गधे के बारे में क्या कहा गया, बैल के बारे में क्या गया, हीरा और मोती जो दो बैल होते हैं उनकी अच्छी मित्रता के बारे में बताया गया है यहाँ पे, कि कैसे वे दोनों हर सिचुएशन का सामना हंसते हंसते करते हैं। एक मुसीबत में है तो दूसरा भी उसका साथ देता है। तो यहाँ हीरा और मोती की दोस्ती के बारे में बताया गया है। ठीक है, और कैसे वो अपनी परेशानियों उसको मिलकर सामना करते हैं और उससे आज़ादी पा लेते हैं। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि अच्छी बॉन्डिंग होती है, दोस्ती में अच्छी मित्रता होती है, तो हम किसी न किसी प्रकार हर स्थिति का सामना करके बाहर निकल आते हैं। बुरी परिस्थितियों से हम निकल कर आते हैं। अगर दो सच्चे मित्र हों तो हम बुरी परेशानियों पर विजय प्राप्त कर लेते हैं और हमें सफलता मिलती ही मिलती है। तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है। ठीक है, और आज़ादी के बारे में भी बताया गया है कि आज़ाद होने के बाद में कितनी खुशी मिलती है कि इस इतने समय तक वो पहले वहाँ पर उसके गया के वहाँ पर बंधे हुए थे, फिर कांजियोस के वहाँ पर उनको बांध के रखा था। आखिर में जब हीरा और मोती दोनों आज़ाद हो जाते हैं तो उस आज़ादी का जो अनुभव था वो अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। तो यहाँ पर हमारे देश की स्वतंत्रता के बारे में भी ये कहानी इंगित करती है कि जो हमारे वीर शहीद लोग थे उन्होंने कितना मतलब सहन किया, गुलामी का जीवन जिया, कितने क्रांतिकारियों जो थे उन्होंने कितना अपने जीवन का बलिदान दिया, लेकिन आखिर में उन्होंने आपस में मिलजुल कर जो इस गुलामी के खिलाफ आवाज़ उठाई और हमारे देश को स्वतंत्र कराया, और आज हम सब आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं। तो यह कहानी जो है एक तरफ हीरा मोती जैसे बैल की मित्रता के बारे में बताती है, तो दूसरी तरफ हमारे देश की आज़ादी के बारे में भी इशारा करती है। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको ये कहानी में मज़ा आया होगा, समझ में आई होगी अच्छे से। हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग? बढ़िया होंगे, मज़े में होंगे। तो बच्चों कल हमने पढ़ा था 9th क्लास का क्षितिज पुस्तक का दो बैलों की कथा का सारांश। आज इसके क्वेश्चन आंसर हम देख लेते हैं। एक बार आपके स्टेप बाय स्टेप सारे क्वेश्चन आंसर सारे लेसन में इसके आपको करवा देती हूँ, गद्य के और पद्य के दोनों। इसका कुछ सिलेबस चेंज हो गया, आपको पता ही होगा, नहीं है तो मैं दोबारा से आपको एक बार और बता दूँगी। तो चलिए एक बार हम देख लेते हैं दो बैलों की कथा के क्वेश्चन आंसर है। इसका जो ट्रांसलेशन है पहले मैं वीडियो में बता चुकी हूँ और दोबारा से वंस अगेन मैंने इसका सारांश आपको समझा दिया है। आशा करती हूँ आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन में मैंने क्वेश्चन आंसर के साथ में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर भी डाले हैं, तो आप वो भी अच्छे से देख लेना।
सारा चैप्टर कवर करते हैं क्वेश्चन आंसर, कहीं से कुछ भी पूछ लें तो आप आराम से कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, कांजी हाउस में कैद पशुओं की हाजिरी क्यों ली जाती थी? आंसर देखते हैं इसका कि कांजी हाउस एक प्रकार के पशुओं की जेल थी। उसमें ऐसे आवारा पशु कैद होते थे जो दूसरों के खेतों में घुसकर फसलें नष्ट करते थे। कांजी हाउस का एक जेल थी जिसमें जो आवारा पशु सड़कों पे इधर उधर घूमते रहते हैं ना, जो कहीं भी किसी भी के खेत में घुस जाते हैं, फसलें नष्ट कर देते हैं, उनको वहाँ पर बांध के रखा जाता था। अतः कांजी हाउस के मालिक का ये दायित्व होता था कि वह उन्हें जेल में सुरक्षित रखे तथा भागने न दे। इस कारण हर रोज़ उनकी हाजिरी लेनी पड़ती थी। हाजिरी का मतलब है कि जो मालिक था कांजी हाउस का, वो ये चेक करता था कि सारे जानवर पूरे हैं ना, कोई इधर उधर भाग तो नहीं गया। तो इसलिए वो चेक करने आता था रोज़ कि पूरे जानवर हैं, जितनी काउंटिंग, जैसे 50 जानवर है तो 50 ही है ना, कोई कम तो नहीं है 50 से। तो वो डेली उनकी काउंटिंग करते थे कि पूरे के पूरे 50 जानवर हैं कि नहीं। तो इसलिए कह रहे हैं कि कांजी हाउस में पशुओं की डेली हाजिरी ली जाती थी, मतलब डेली चेक करते थे कि पूरे जानवर हैं। वहाँ पर उनको सुरक्षित रखते थे, रस्सी से बांध के रखते थे, भागने नहीं देते थे। इसलिए हर रोज़ उनकी चेकिंग होती थी, हर रोज़ उनकी काउंटिंग होती थी, हर रोज़ उनकी हाजिरी ली जाती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छोटी बच्ची को बैलों के प्रति प्रेम क्यों उमड़ आया? छोटी बच्ची की माँ जो है वो मर चुकी थी और सौतेली माँ उसको मारती रहती थी। और इधर बैलों की भी सेम यही स्थिति थी। जो गया है उन्हें वो दिन भर खेत में काम करवाता था, उनको मारता पीटता था और शाम को उनको सूखा रूखा खाने को डालता था, उनको खाना भी अच्छा नहीं खिलाता था। तो छोटी बच्ची को ये महसूस हो रहा था कि उसकी स्थिति और बैलों की स्थिति एक जैसी है, क्योंकि उस बच्ची को भी अपनापन प्यार नहीं मिल रहा था और उन बैलों को भी अपनापन नहीं मिल रहा था। उस बच्ची को भी सूखी रूखी रोटी देती थी उसकी माँ और बैलों को भी वही सूखा चारा मिलता था। तो दोनों की स्थिति सेम थी, इसलिए उस बच्ची को उन बैलों का दर्द महसूस हुआ, क्योंकि उसने ये महसूस किया कि जो दर्द मैं फील कर रही हूँ वही इन बैलों के साथ हो रहा है। इसलिए उनके साथ अन्याय होता हुआ देख बैलों के प्रति उस बच्ची के मन में प्यार उमड़ आया। इसलिए उस बच्ची को उन बैलों से सिंपैथी हो गई, एक अटैचमेंट हो गया, इसलिए उसके मन में उनके प्रति प्रेम की भावना आई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कहानी में बैलों के माध्यम से कौन कौन से नीति विषयक मूल्य उभर कर आए हैं? आंसर है इसके, इस कहानी के माध्यम से निम्नलिखित नीति विषयक मूल्य उभर कर सामने आए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसका आंसर हम हमेशा पॉइंट में देंगे तो ज़्यादा अच्छे आंसर मार्क आएंगे आपको। पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से कई निम्नलिखित मूल्य हमारे पास सामने उभर कर आए हैं। जैसे पहला पॉइंट हम लिखेंगे कि सरल सीधा और अत्यधिक सहनशील होना भी पाप है। मतलब हमें सरल सीधा होना चाहिए, सहनशील होना चाहिए, लेकिन इतना सहनशील नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा हमारे ऊपर अत्याचार करे और हम सहन करते जाएं। जैसे भगवान कृष्ण ने भी कहा है गीता में, भागवत में, कि अत्याचार को सहने वाला, अत्याचार करने वाले से भी ज़्यादा बड़ा पापी कौन होता है? अत्याचार को सहने वाला। इसलिए सहनशील होना चाहिए, लेकिन इतना सहनशील नहीं कि कोई हमारे को टॉर्चर कर रहा है और हमारे को अत्याचार कर रहा है, हम उसको सहन करते रहें। इसलिए ज़्यादा सहनशील होना भी पाप है। तो इसलिए यह कहा गया कि सरल और सीधा अत्यधिक सहनशील होना भी एक प्रकार का बहुत बड़ा अपराध है और बहुत सीधे इंसान को मूर्ख या गधा ही कहा जाता है। और जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा सीधा होता है तो उसको किसकी संज्ञा दी जाती है? मूर्ख कहा जाता है, उसको गधा कहा जाता है ना। सेकेंड पॉइंट हम देखते हैं कि इसलिए मनुष्य को अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करना चाहिए। इसलिए ये कहानी हमें यही सिखाती है कि इसलिए अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा हो तो हमें उस गलत के खिलाफ़ आवाज़ उठानी चाहिए, हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ना चाहिए और अपने खिलाफ़ अत्याचार को सहन नहीं करना चाहिए। थर्ड पॉइंट हम देखेंगे कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है और उसे पाने के लिए मनुष्य को बड़े से बड़ा कष्ट उठाने के लिए तैयार रहना चाहिए। कि हमारा जो जीवन का जो मेन वो है उद्देश्य कि आज़ादी बहुत बड़ा मूल्य है। आज़ादी हमारे लिए जीवन में बहुत मूल्यवान है। अगर हम किसी के गुलाम रहें तो हम खुल के जी ना पाएंगे, है ना। इसलिए आज़ादी हमारे जीवन के लिए, हमारे खुश रहने के लिए बहुत बड़ा मूल्य है। और इस आज़ादी को पाने के लिए अगर हमको कोई बड़े से बड़ा कदम उठाना पड़े, कोई बड़े से बड़ा कष्ट उठाना पड़े, तो हम उस कष्ट को उठाने के लिए भी हमें तैयार रहना चाहिए। हमें मुसीबतों का डटकर सामना करना चाहिए और अपनी आज़ादी को प्राप्त करना ही करना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है कि समाज के सुखी संपन्न लोगों को भी आज़ादी की लड़ाई में योगदान देना चाहिए। कि जो समाज के सुखी संपन्न लोग हैं उनको भी इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए। जो
गरीब किसान मजदूर वर्ग हैं जो परेशान हैं, अपनी जमींदार हैं जो उनको परेशान करते हैं, उनसे पैसे वसूल करते हैं, कई बार उन पर अत्याचार करते हैं किसानों पर। तो जो समाज का सुखी संपन्न वर्ग है वो उनको किसानों को सहयोग करना चाहिए, है ना, उनको जमींदारों के अत्याचारों से मुक्त करना चाहिए। इसलिए कहा गया है कि आज़ादी की इस लड़ाई में जो समाज के सुखी और संपन्न लोग हैं उनको भी इस आज़ादी की लड़ाई में अपना योगदान देना चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन है इसका कि प्रस्तुत कहानी में प्रेमचंद ने गधे की किन स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके प्रति रूढ़ अर्थ मूर्त प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रेमचंद ने गधे की किस स्वभावगत विशेषताओं के आधार पर उसके लिए रूढ़ अर्थ प्रयोग किया है कि मूर्ख, है ना, मूर्छ प्रयोग न कर किस नए अर्थ की ओर संकेत किया है। इसका आंसर देखते हैं हम कि जो गधा है वो सबसे बुद्धिहीन प्राणी माना जाता है। जानवरों की जाति में जो गधा है उसको हम सबसे बुद्धिहीन प्राणी बोलते हैं, और यदि किसी को मूर्ख कहना चाहते हैं तो हम उसे गधा कह देते हैं। होता है ना, ऑब्वियसली क्लास में भी कोई गलत हरकत करता है, कुछ गलत काम करता है, या टीचर एक बार किसी सवाल को बार बार समझाता है क्लास में और फिर भी किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आता है, तो हम कह ही देते हैं ना, टीचर भी कह ही देता है कई बार, बोले मूर्ख है क्या, इतना भी समझ में नहीं आ रहा, बार बार समझाने पर हम उसको क्या गधे की संज्ञा देते हैं, बोले गधा ही है क्या, बोल देते हैं ना हम लैंग्वेज में। तो गधा मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है। तो यहाँ गधा का मतलब क्या है कि गधा मतलब मूर्ख, या गधे का अर्थ मूर्ख के अर्थ में दे दिया गया है कि गधा, किसी को गधा की उपमा दी गई है तो गधे का मतलब है मूर्ख, कि वो इंसान मूर्ख है। अगर उसको गधा बोल दिया तो वो मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया। मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया मतलब गधे का मीनिंग यहाँ पर मूर्ख होना है ना। परंतु लेखक ने इसे सही नहीं माना। क्यों? क्योंकि गधा अपने सीधेपन और सहनशीलता से किसी को हानि नहीं पहुंचाता। लेकिन जो राइटर है, लेखक के हिसाब से यहाँ पर उन्होंने कहा कि ज़्यादा सीधेपन और सहनशीलता से जो गधा है वो ज़्यादा सीधा होता है और सहनशील होता है, और वो अपनी सहनशीलता से किसी को हानि तो नहीं पहुंचाता, इसलिए उस गधे को मूर्ख नहीं कहना चाहिए, है ना। कि गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर कभी कभी क्रोध कर देते हैं, क्योंकि गाय, कुत्ता और बैल जैसे जानवर तो कभी कभी क्रोध कर देते हैं। कुत्ता भी भौंकता है, बैल भी अपने सींग हिला के मारने को दौड़ता है जब उससे गुस्सा आता है, गाय भी जब गुस्सा आता है तो गाय भी सींग उठा के मार देती है। लेकिन गधा हमेशा एक जैसा रहता है ना, उसे क्रोध नहीं आता, तो गधा ऐसा नहीं करता। तो गुणों के विषय में वो ऋषि मुनियों से कम नहीं है, इसलिए गुण के हिसाब से वो ऋषि मुनियों से कम नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनियों भी सुख दुख हर स्थिति में एक जैसे रहते हैं, सहनशील होते हैं, उन्हें कभी क्रोध नहीं आता। तो और गधे को भी कभी क्रोध नहीं आता, इसलिए गधे की गुणों की तुलना किससे की है लेखक ने? यार ऋषि मुनियों से। तो इसलिए कहा है कि गधा भले ही सहनशील होता है, भले ही वो सीधा होता है, लेकिन उसको यहाँ मूर्ख कहना गलत होगा। तो इसलिए यहाँ लेखक ने कहा है कि लेखक के सहनशील और अधिक सीधेपन के कारण लेखक ने यहाँ बताया है कि जो गधे के लिए है वो मूर्ख शब्द, गधे को मूर्ख कहना यहाँ पर ठीक नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किन घटनाओं से पता चलता है कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी। इसका उत्तर देखते हैं हम कि इस कहानी में अनेक घटनाएं ऐसी है जिनसे पता चलता कि मोती और हीरा में गहरी दोस्ती थी। अब पहली घटना कौन सी है? एक तो पहली घटना तो ये कि दोनों एक साथ गाड़ी में जोते जाते थे, एक ही गाड़ी में दोनों को जोता जाता था ना। जो खेती करने के लिए दो बैल एक साथ एक गाड़ी में जोते जाते ना, तो दोनों को एक साथ ही बांधा जाता था। तो ये कोशिश करते थे कि गाड़ी का अधिक भार दूसरे साथी के कंधे पर ना कर उसके अपने कंधे पर आए, और दोनों एक साथ एक गाड़ी में बंधे होते थे। तो हीरा ये कोशिश करता था कि पूरा भार वो ही सहन कर ले, है ना, मोती पर दूसरा भार ना आए। तो दोनों एक दूसरे को अपना मानते थे, दोनों एक दूसरे की मुसीबत को कम करने की कोशिश में रहते थे। और दूसरी घटना ये थी कि गया ने हीरा के नाक पर डंडा मारा तो मोती से सहा न गया। जब गया ने हीरा के नाक पर बहुत तेज डंडे से मारा तो मोती को बहुत गुस्सा आया, और गुस्से में उसने क्या करा, वह हल और रस्सी, जुआ, जोत सब लेकर भाग गया, है ना। वो रस्सी वगैरह सब छोड़कर भाग पड़ा और उसने हीरा का कष्ट देखा न गया। तो ये जो घटना अब थी, ये इससे भी ये पता चलता कि हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी, क्योंकि गया हीरा के नाक पर मारा तो मोती को गुस्सा आ गया ना, मोती ने सब कुछ रस्सी वस्सी छोड़ के वो भाग गया। तो ये घटना भी ये दिखाती है कि यहाँ हीरा और मोती में गहरी दोस्ती थी।
तीसरी घटना ये है कि जब मटर के खेत में मटर खाकर दोनों मस्त हो रहे थे तो वे सींग मिलाकर एक दूसरे को ठेलने लगे, मतलब वो एक दूसरे के साथ खेलने लगे। और अचानक मोती को लगा कि हीरा क्रोध में आ गया तो वो पीछे हट गया। और अचानक मोती को ये लगा कि खेलते खेलते जो हीरा है वो एकदम से क्रोध में आ गया तो वो पीछे हट गया और उसने दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। और क्या करा उसने पीछे हट गया, मतलब उसको ये लगा कि अभी हीरा को गुस्सा आ गया है ना। तो उसको ये लगा कि अगर मैं भी बराबर इसके साथ में सींग मारता रहूँगा तो हम दोनों में दुश्मनी हो जाएगी। तो इसलिए हीरा क्या हुआ, वो पीछे हट गया सींग मारने से। तो इससे क्या करा उसने, दोस्ती को दुश्मनी में बदलने से रोक लिया। हो जाता है ना जब कोई दोस्त आपस में लड़ाई होती है, बहस करते करते आपस में, तो जो समझदार होता है वो चुप हो जाता है। इससे क्या होता है, जो दोस्ती है वो दुश्मनी में बदलने से रुक जाती है। और जब बाद में दूसरे दोस्त को अपनी गलती रियलाइज़ होती है तो उसको सॉरी बोल देता है ना। तो ये घटना भी ये दिखाती है कि दोनों जो है अच्छे दोस्त थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम इसका। चौथी घटना ये कि जब उनके सामने विशालकाय सांड आ खड़ा हुआ तो उन्होंने योजनापूर्वक एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया। जब दोनों वो मटर खाने किसी दूसरे खेत में घुस गए थे तो थोड़ी देर बाद में क्या देखते हैं कि वहाँ पर एक दूसरा सांड भी आ गया था। फिर उन्होंने योजनापूर्वक उसको एक दूसरे का साथ देते हुए उसका मुकाबला किया, उससे लड़ाई की। और सांड पर चोट करता तो दूसरा उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता। एक तरफ मोती उस पर चोट करता तो दूसरा जो हीरा है वो उसकी देह में अपने नुकीले सींग चुभा देता था। आखिरकार जो सांड था वो परेशान होकर गिर पड़ा। तो इससे ये घटना भी साबित करती है कि दोनों में, हीरा और मोती में, अच्छी दोस्ती थी। पांचवी घटना यह है कि मोती मटर के खेत में मटर खाते खाते पकड़ा गया था और हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया और वह भी मोती के साथ पकड़ा गया। मोती में जब मटर के खेत में पकड़ा गया तो हीरा उसे अकेला विपत्ति में देखकर वापस आ गया। हालांकि हीरा भाग गया था, लेकिन जब उसने देखा कि मोती को पकड़ लिया गया है तो वो हीरा भागा नहीं वहाँ से और वह भी मोती का साथ देने के लिए मोती के साथ उसको भी पकड़ लिया। वो मोती के कारण वो भी वापस लौट आया तो मालिक ने उसको भी साथ में पकड़ लिया। छठी घटना ये है कि कांजी हाउस में हीरा ने दीवार तोड़ डाली थी और उससे रस्सियों से बांध दिया गया। जब उन्होंने भागने की कोशिश की हीरा और मोती ने, तो जो हीरा है ना उसने दीवार तो तोड़ दी थी और उसे रस्सियों से बांध दिया, लेकिन वो पकड़ा गया तो उसे रस्सियों से बांध दिया। तो इस पर मोती ने उसका साथ दिया। तो इस पर मोती भाग गया था, लेकिन जब उसने देखा कि हीरा को पकड़ लिया, उसको बांध दिया है, तो मोती ने भी उसका साथ दिया। वो भागा नहीं, वापस आया और पहले तो उसने बाड़े की दीवार तोड़कर हीरा का अधूरा काम किया। तो पहले तो क्या करा उसने कि जो दीवार आधी टूटी थी उसको पूरा तोड़ दिया। तो एक तो उसने हीरा का अधूरा काम को पूरा कर दिया और फिर उसका साथ देने के लिए उसके साथ बंध गया। और फिर क्योंकि वह भाग नहीं पाया, है ना, हीरा भाग नहीं पाया, तो मोती भी उसका साथ देने के लिए उसके साथ वहीं पर बंध गया। तो ये घटनाएं ये सिद्ध करती है कि हीरा और मोती में पूरी पक्की दोस्ती थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखती हूँ। लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद के दृष्टिकोण को स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, बच्चे लोग जल्दी जल्दी तो नहीं पढ़ा रही, कहीं मैं धीरे पढ़ाऊँ? मेरी आदत थोड़ी जल्दी जल्दी बोलने की है ना, प्लीज़ चलिए थोड़ा सा स्लो पढ़ाती हूँ मैं आपको। तो ये देखते हैं हम कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है, ये भूल जाते हो। हीरा के इस कथन के माध्यम से स्त्री के प्रति प्रेमचंद का हमको दृष्टिकोण यहाँ स्पष्ट करना है। आंसर इसका हम देख लेते हैं कि लेकिन औरत जात पर सींग चलाना मना है। हीरा के इस कथन के माध्यम से पता चलता है कि प्रेमचंद जो थे वो नारी जाति का बहुत सम्मान करते थे, है ना, और नारी विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका का निर्वहन करती हैं। वह त्याग, दया, ममता, सहनशीलता का जीता जागता उदाहरण है। एक नारी जो होती है विभिन्न रिश्ते बनाकर समाज में अपनी भूमिका निभाती है। विभिन्न रिश्ते मतलब एक नारी बहन भी होती है, एक नारी माँ भी होती है ना, किसी की बहू भी होती है, किसी की पत्नी भी होती है। तो एक नारी समाज में कई रिश्ते निभाती है अपने, और वे कैसी होती है, वे त्याग की, दया, ममता, सहनशीलता, ये सारे गुण किस में होते हैं? ये सारे गुण होते हैं एक नारी के अंदर है, होती ना। एक स्त्री अपनी खुशी के लिए त्याग भी कर देती है, उसके मन में दया भी होती है, और वो अपने माँ की होती है, वो उसमें ममता भी होती है और उसमें सहनशीलता भी होती है।
तो नारी जो है वो त्याग, दया और ममता, सहनशीलता का एक जीता जागता उदाहरण है। और विपरीत परिस्थितियों में यदि नारी में क्रोध जैसे भाव आ भी जाते हैं तो इससे उसकी गरिमा कम नहीं हो जाती। और अगर नारी किसी विपरीत स्थिति में फंस जाती है और अगर उसको क्रोध आ भी जाता है तो यह स्थिति भी उसकी गरिमा को कम नहीं हो जाती यह, और न उसके सम्मान में कमी हो जाती है। अर्थात नारी के साथ कोई अत्याचार होता है और वो उसके खिलाफ आवाज़ उठाती है तो इससे उसकी गरिमा, इससे उसका गौरव कम नहीं हो जाता है, बल्कि उसका सम्मान ही बढ़ता है कि उसने अपने अत्याचार के खिलाफ आवाज़ उठाई है। तो यहाँ लेखक कह रहा है कि अगर कभी कभी नारी क्रोध की स्थिति में आ जाती है तो इससे उसकी जो गरिमा है वो, उसका महत्व है वो कम नहीं होता, बल्कि उसका सम्मान बढ़ता ही है, उसके सम्मान में कमी नहीं आती है ना। तो लेखक महिलाओं के प्रति अत्यधिक सम्मान रखता है और उसने यह भी कहना चाहा कि जब पशु भी नारी जाति का सम्मान करते हैं तो मनुष्य को नारी जाति का सम्मान तो हर स्थिति में करना ही चाहिए। कि जब पशु भी नारी जाति को मान सम्मान देते हैं तो हम मनुष्य को तो नारी जाति का सम्मान हर स्थिति में करना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। किसान जीवन वाले समाज में पशु और मनुष्य के आपसी संबंधों को कहानी में किस तरह व्यक्त किया गया है? आंसर देखते हैं हम इसका कि किसान जीवन में पशुओं और मनुष्यों के आपसी संबंध बहुत गहरे तथा आत्मीय रहे हैं, है ना। किसान पशुओं को घर के सदस्य की भांति प्रेम करते रहे हैं कि पशु उनके साथ उनके घर में रहते हैं तो उनको भी वो अपने एक परिवार का सदस्य के जैसे ही मानने लगते हैं, है ना। और पशु अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार हैं और दूसरी तरफ पशु भी स्वामी के घर में रहते रहते वो भी उसको अपना मानने लगते हैं तो वो भी अपने स्वामी के लिए जी जान देने को तैयार रहते हैं। तो झूरी जो वो हीरा और मोती को बच्चों की तरह स्नेह करता था। झूरी किसान है जो हीरा और मोती बैल थे वो उनको अपने बच्चों की तरह प्यार करता था, तभी तो उसने उनके बहुत सुंदर सुंदर नाम रखे थे और इसी प्यार की वजह से उसने उनके नाम क्या रखे थे, हीरा और मोती। और वह उन्हें अपनी आंखों से दूर नहीं करना चाहता था, इसी कारण मैं उनको दूर नहीं भेजना चाहता था। और जब हीरा और मोती उसकी ससुराल से लौटकर वापस उसके थाने पर आ खड़े हुए तो उसका हृदय आनंद से भर गया। इसलिए जब वो अपनी ससुराल से लौटकर उसके गेट पर आकर खड़े हुए तो हीरा उनको देखकर बहुत खुशी से भर गया और गांव भर के बच्चों ने भी बैलों की स्वामी भक्ति देखकर उनका अभिनंदन किया। और जो गांव के दूसरे लोग थे, जो बच्चे थे, उन्होंने भी जब देखा कि बैल वापस हीरा उसके झूरी के पास आ गए हैं तो उन्होंने भी उनकी स्वामी भक्ति का स्वागत किया। तो इससे पता चलता है कि किसान अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करते हैं। ये घटना हमें ये सिखाती है कि जो एक किसान है वो अपने पशुओं से मानवीय व्यवहार करता है, पशुओं को अपने बच्चों की तरह पालता है और पशु भी जो है वो अपने स्वामी को अपने स्वामी मतलब पिता के समान उनको प्यार करता है और उनका कहना मानता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई, वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन के आलोक में उसकी विशेषताएं बताइए। इतना तो हो ही गया कि 9-10 प्राणियों की जान बच गई। आंसर इसका है कि वे सब तो आशीर्वाद देंगे। मोती के इस कथन से पता चलता है कि वे परोपकारी स्वभाव वाला प्राणी है ना। और परोपकार की ऐसी भावना में मन में नहीं रखता बल्कि इसे व्यवहारिक रूप में दर्शाता भी है। मोती का जो ये कथन है उससे यही पता चलता है कि वे परोपकार की भावना उसके मन में थी, दूसरों के प्रति उसके मन में दया थी और ये वो मानता नहीं था बल्कि वह उसको अपने व्यवहार में लाता भी था, व्यवहार से दिखाता भी था। और वह बाड़े की कच्ची दीवार को तोड़कर उसने 9-10 जानवरों को भगा दिया ताकि उनकी जान तो बच जाए। मोती ने देखा कि मैं नहीं भाग पाया तो कोई बात नहीं, लेकिन मैं इनको तो भगा दूं। तो इससे ही पता चलता है कि दूसरे जानवरों के प्रति उसके मन में परोपकार की भावना थी। मोती सच्चा मित्र भी है, मोती एक सच्चा मित्र भी है। अपने दोस्त हीरा के प्रति उसके मन में एक परोपकार की भावना थी और वह कांजीओस में हीरा को अकेला छोड़कर भी नहीं जाता था। और कांजीओस में जो हीरा है ना वो अपना दोस्त, तो उसको अकेला छोड़ के वो नहीं भागा। वो यह भी उसके आशावाद दृष्टिकोण को दिखाता हमें और उसे विश्वास है कि ईश्वर उनकी जान अवश्य बचाएंगे और हीरा को यह विश्वास था मन में कि ईश्वर उनकी मदद अवश्य ही करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। आशय स्पष्ट कीजिए, अवश्य ही उनमें कोई गुप्त शक्ति थी जिससे जीवों में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। उस एक रोटी से उनकी भूख तो क्या शांत होती, पर दोनों के हृदय को मानो भोजन मिल गया हो। उत्तर देखते हैं हम इसका
कि हीरा और मोती बिना कोई वचन कहे एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बातें सोचते थे, है ना। यद्यपि मनुष्य स्वयं को सब प्राणियों से श्रेष्ठ मानता, किंतु उनमें भी ये शक्ति नहीं होती। अर्थात कि जो हीरा और मोती है वो उनको भाषा नहीं आती मनुष्य के जैसे, वो बोलते नहीं है एक दूसरे से, लेकिन फिर भी वो आंखों में एक दूसरे के मन की बात समझ जाते थे। कैसे? और प्राय वे एक दूसरे से स्नेह की बात भी सोचते थे, और उनके मन में एक दूसरे के प्रति स्नेह है ये बात भी वो एक दूसरे की समझ जाते थे, है ना। यद्यपि मनुष्य को सब प्राणियों में श्रेष्ठ माना जाता है, यद्यपि हम मनुष्य जाति को सभी प्राणियों में श्रेष्ठ मानते हैं, लेकिन मनुष्य में यह गुण नहीं है, उसमें ये शक्ति नहीं है कि वो आंखों में समझ जाए कि सामने वाले के भीतर क्या विचार चल रहे हैं, है ना। लेकिन जानवर जो हैं उनके पास ये शक्ति है, उनमें ये पावर है कि वो एक दूसरे की भाषा मन ही मन में मौन रूप से पहचान लेते हैं और एक दूसरे को समझते भी हैं, लेकिन मनुष्य में ये शक्ति नहीं होती है। दूसरा है कि हीरा और मोती गया के घर बंधे हुए थे। गया ने उनके साथ अपमानपूर्ण व्यवहार किया था, इसलिए वे शुद्ध भी थे, शुद्ध मतलब शांत थे और गुस्सा भी थे, है ना। परंतु तभी एक नन्ही लड़की ने आकर उन्हें एक रोटी ला दी। उस रोटी से उनका पेट तो नहीं भर सकता था, परंतु उससे खाकर उनका हृदय जरूर तृप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उस लड़की ने एक रोटी ला के दी। अब इतने बड़े सांड, एक रोटी में कहाँ से पेट भरेगा उनका। लेकिन उनका पेट तो नहीं भरा, लेकिन उनका हृदय, उनका जो दिल था, मन था, वो तृप्त हो गया। तृप्त हो गया मतलब खुश हो गया, संतुष्ट हो गया, क्योंकि उन्होंने बालिका के प्रेम, जो बालिका का उनके प्रति प्रेम था, उस प्रेम को उन्होंने अनुभव किया, इसलिए उनका मन उसके प्रति प्रसन्न हो उठा और उनकी जो आत्मा थी वो तृप्त हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। गया ने हीरा और मोती को दोनों बार सूखा भूसा खाने के लिए दिया, क्योंकि उत्तर है इसका क्या? पहला है गया पराये बैलों पर अधिक खर्च नहीं करना चाहता था। दूसरा कह गरीबी के कारण खली आदि खरीदना उसके बस की बात न थी। तीसरा है वह हीरा मोती के व्यवहार से बहुत दुखी था। चौथा है उसे खली आदि सामग्री की जानकारी नहीं थी। इसका सही उत्तर होगा कि वह हीरा मोती के व्यवहार से दुखी था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। हीरा और मोती ने शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाई, लेकिन उसके लिए प्रताड़ना भी सही। हीरा और मोती की इस प्रतिक्रिया पर तर्क सहित अपने विचार प्रकट करें, है ना। हीरा और मोती शोषण के विरुद्ध हैं। वे हर शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाते रहे और उन्होंने जूरी के साले गई का विरोध किया तो सूखी रोटियां खाई तथा डंडे भी खाए। फिर कांजी हाउस में अन्याय का विरोध किया तो बंधन में पड़े, उन्हें भूखे ही रहना पड़ा। ठीक है, और प्रतिक्रिया पर क्या मेरा विचार है कि हीरा और मोती का यह कदम बिल्कुल ठीक था, क्योंकि यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते तो उनका खूब शोषण होता, है ना। कि हीरा और मोती ने क्या करा, अपने शोषण के विरुद्ध आवाज़ उठाई। उन पर अत्याचार कर रहा था गया, उनको खाने को नहीं दे रहा था ढंग से और मार पीट रहा था, है ना। तो उन्होंने जूरी के साला जो गया था उसका विरोध भी किया, सूखी रोटियां भी खाई, डंडे भी खाए। फिर उन्होंने आगे कांजियोस में भी जो वहाँ के मालिक ने उनको पकड़ लिया, रस्सी से बांध दिया, है ना, वहाँ भी उन्होंने विरोध किया तो भी वो बंधन में पड़ गए। कई बार उन्हें भूखे रहना पड़ा। तो लेखक ये कह रहा है कि प्रतिक्रिया में मेरा ये विचार है कि हीरा और मोती का ये कदम बिल्कुल ठीक था। यदि वे कोई प्रतिक्रिया न करते, अर्थात कोई एक्शन नहीं लेते उस शोषण के खिलाफ, तो आगे भी उनका खूब शोषण ही होता रहता। आगे भी वो बंधे ही रहते और मार ही खाते रहते और उन्हें भूखे ही रहते, रोटी भी नहीं मिल रही थी उनको ढंग से, और उन्हें गिड़गिड़ाकर मन मारकर अपने मालिक की गुलामी ही करनी पड़ती और आगे चलकर वो परेशान होकर बस अपने मालिक के गुलामी ही करते रहते हैं और वे अपने इस दर्द को किसी को कह भी नहीं पाते। परंतु अपना विद्रोह प्रकट करके उन्होंने अपने मालिक को सावधान कर दिया कि उनका अधिक शोषण नहीं किया जा सकता। परंतु हीरा मोती ने जब उनके खिलाफ विद्रोह किया तो उन्होंने ये बता दिया अपने मालिक को कि वह मालिक अब उनका और अधिक शोषण नहीं कर सकता, और मार खाने के बदले उन्होंने मालिक के मन में भय तो उत्पन्न कर ही दिया और उन्होंने अपने मालिक के प्रति विद्रोह की भावना जताकर मालिक को ये तो बता ही दिया कि मालिक अब और ज़्यादा उन पर शोषण नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या आपको लगता है कि ये कहानी आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट। देखते हैं हम इसका। लेखक कहते हैं कि हाँ, हीरा और मोती ने अपनी प्रतनता से मुक्ति पाने के लिए जिस तरह से नाना प्रकार की कठिनाइयाँ सही और मृत्यु के करीब जाकर भी वे बच निकले, तो वे
अंततः अपने घर वापस आ गए कि हाँ, हीरा और मोती ने अपनी जो गुलामी से मुक्ति पाने के लिए कई प्रकार के मुश्किलों का सामना किया और कई बार वे मरते मरते भी बचे। अतः लास्ट में आखिर में वे अपनी मंजिल तक पहुंच गए और वापस वे अपने झूरी के घर आ गए। तो ये कहानी यही संकेत देती है हमें कि हीरा और मोती गया के घर से पहली बार रस्सी तोड़ाकर आ जाते हैं, फिर वे दोबारा गया के घर जाते हैं तो उन्हें अपमानित और प्रताड़ित होना पड़ता है ना। वे एक बार आ जाते हैं झूरी के पास, झूरी की स्त्री उनको दोबारा भेज देती है ना, तो वे दोबारा वहाँ पर अपमानित और प्रताड़ित होते हैं और उन्हें भूखा भी रहना पड़ता है और वहाँ से भागने पर सांड रूपी मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है और अंत में काजियोस में बंद होना तथा कसाई के हाथों बिकना। ये सारी जो घटनाएं हैं फिर इसके बाद लास्ट में झूरी के पास आ जाना आदि आज़ादी की लड़ाई की ओर हमें संकेत करती हैं। आज़ादी की लड़ाई मतलब हमारे देश में मतलब कितने अंग्रेज़ों ने अत्याचार किए, हमारे जो क्रांतिकारी थे उन्होंने हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए कितनी कितनी मुश्किलों का सामना किया। जैसे सुभाष चंद्र बोस जी ना, भगत सिंह जी, इन्होंने कितने अत्याचारों को सहन करने से जनता को बचाया और उन्होंने पूरा डटकर मुसीबतों का सामना किया और अंत में उन्होंने इस गुलामी के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाकर उनको जेल जाना पड़ा, उनको कितने अंग्रेज़ों के डंडे खाने पड़े, लेकिन फिर भी वे पीछे नहीं हटे, फिर भी वे देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ते रहे और अंततः में उन्होंने देश को आज़ादी दिलाने में पूरी सफलता हासिल की। तो ये कहानी हमें एक तरह से आज़ादी की लड़ाई की ओर भी संकेत करती है कि हमारे पर कोई अत्याचार करे तो हमें उस अत्याचार को सहना नहीं चाहिए, बल्कि हमको उसके खिलाफ़ एक्शन लेना चाहिए, विद्रोह करना चाहिए और अपनी आज़ादी को प्राप्त करके ही मानना चाहिए, अपनी आज़ादी को हासिल करके ही रहना चाहिए। अत्याचार को कभी भी सहन नहीं करना चाहिए, कभी भी गुलामी का जीवन नहीं जीना चाहिए, गुलामी से आज़ादी के लिए संघर्ष करना ही चाहिए। इसलिए ये कहानी जो है हमें आज़ादी की लड़ाई की ओर संकेत करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कुछ और अभी तक जो मैंने पढ़ा है वो तो पार्ट के पीछे के लेसन के पीछे के थे क्षितिज पुस्तक के, ये कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लेके आई हूँ आपके लिए। इनको भी आप एक बार हम रीड कर लेते हैं, है ना, क्योंकि इनको पूरा पढ़ने से आपका पूरा लेसन कवर हो जाएगा तो और अच्छे से तैयारी हो जाएगी। कहीं से कुछ भी पूछ ले तो आप फटाफट उसका जवाब दे सकते हैं। ज़्यादा नहीं है, 5 मिनट लगेंगे हमें, तो चलिए फटाफट देख लेते हैं कि गधा किस अर्थ में रूढ़ हो गया और क्यों। आंसर है इसका कि गधा मूर्ख या बेवकूफ़ के अर्थ में रूढ़ हो गया है ना। गधा यहाँ किस लिए कहा गया कि गधा का मीनिंग, किसी को गधा बोल दिया तो अभी हमने आगे भी देखा था इसका कि गधा बोलने का मतलब कि मूर्ख या बेवकूफ़ के अर्थ में रूढ़ हो गया। किसी आदमी को जब बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तो उसे हम गधा कह देते हैं और ऐसा उसके सीधेपन और सब कुछ सहन करने के कारण ही हम उसको कहा जाता है। ठीक है। दूसरा है सहनशीलता के मामले में गाय और कुत्ता गधे किस तरह से भिन्न हैं। आंसर है इसका कि गाय और कुत्ता गधे जितना सहनशील नहीं है। गाय नाराज़ होने पर या अपने बच्चे को छेड़े जाते हुए देखकर हिंसक रूप धारण कर लेती है। भाई गाय और कुत्ता तो इतना सहनशील नहीं है जितना कि गधा होता है। गाय जब उसके बछड़े को कोई छेड़ता है तो वो नाराज़ हो जाती है और उसको सींग मारने के लिए भाग पड़ती हैं, लेकिन इसी तरह कुत्ता भी काट लेता है, जबकि गधा सब कुछ चुपचाप सहन कर लेता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का क्या कारण है। आंसर, अफ्रीका और अमेरिका में भारतीयों की दुर्दशा का कारण उनका सीधापन और उनकी सहनशीलता है। वे अपनी सहनशीलता के कारण शोषण और अन्याय के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते और गम खाकर रह जाते हैं। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, बैल को गधे का छोटा भाई क्यों कहा गया है। बैल को गधे का छोटा भाई इसलिए कहा गया है क्योंकि बैल भी सीधा साधा जानवर है और वह भी सहनशील है, पर गधे जितना सहनशील नहीं है ना। बैल सींग चलाकर अपना अड़ियल रूप अपनाकर तथा कई अन्य तरीकों से अपना विरोध, अपना असंतोष दिखाई देता है। फिफ्थ है, पशुओं की किस गुप्त शक्ति से मनुष्य वंचित है। आंसर है, पशु अपने मन के भाव विचार मूक भाषा में व्यक्त करते हैं जिससे अन्य पशु समझ जाते हैं, पर इस तरह से वे दूसरे के मन की बातें बिना कहे समझ जाते हैं। पशुओं की यह गुप्त शक्ति मनुष्य में वंचित है। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं, फिर भी एक बार शॉर्ट क्वेश्चन में हम इसका आंसर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा मोती एक दूसरे के प्रति प्रेम और मित्रता कैसे प्रकट करते हैं। हीरा और मोती एक दूसरे को चाट कर
सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते हैं। वे अपनी दोस्ती प्रकट करने के लिए कभी कभी सींग भी मिला देते थे, और उनके ऐसा करने से विग्रह का भाव नहीं बल्कि उनके मनोविनोद मतलब खेलते थे, वो एक दूसरे के साथ मनोरंजन करते थे, इससे उनके आत्मीयता का भाव दिखाई देता है। किन बातों से प्रकट होता है कि हीरा मोती में भाईचारा था? हीरा मोती जब हल में जोते जाते थे तब उनकी यही चेष्टा रहती थी कि वे एक दूसरे का भार अपने कंधे पर ले ले। दिन भर के काम के बाद दोपहर संध्या में वे एक दूसरे को चाट कर अपनी थकान उतारते थे, वह एक साथ नादों में मुंह डालते और हटाते थे। इन बातों से हीरा मोती का भाईचारा प्रकट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को क्या परेशानी हो रही थी? उत्तर है इसका कि दोनों बैलों को अपने साथ ले जाते हुए गया को यह परेशानी हो रही थी कि बैल उसके साथ नहीं जाना चाहते थे। यदि वह बैलों को पीछे से हाँकता था तो दोनों बैल दाएं बाएं भागते ही रहते थे, और यह पगहे पकड़कर आगे को खींचता तो दोनों पीछे की ओर जोर लगाते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन। हीरा और मोती को वाणी की कमी क्यों अखर रही थी? आंसर इसका, हीरो और मोती गया के साथ अनिच्छा से जा रहे थे कि वे सोच रहे थे कि गया के हाथों उन्हें बेच दिया गया है, और वे अपने मालिक जूरी से अपने बेचे जाने का कारण जानना चाहते थे। उनको ये लग रहा था कि हमें बेच क्यों रहा है, और हीरा मोती बैल ये जो मूक भाषा में बात कर सकते थे, पर जूरी समझता कैसे है ना। तो अपनी बात कहने के लिए हीरा मोती को वाणी की कमी करी थी। तो यहाँ पर हीरा और मोती को अपनी मूक होने का अफसोस हो रहा था कि वो अपनी बात समझा नहीं पा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा मोती की आंखों में विद्रोह में स्नेह कब झलकता हुआ प्रतीत हुआ और क्यों? इसका आंसर देखते हैं हम कि जूरी ने हीरा मोती को गया के घर काम करने भेजा था, पर इन दोनों को वह वहाँ गांव घर तथा मनुष्य सब बेगाने जैसे लग रहे थे। उन्हें गया से भी स्नेह नहीं मिल रहा था, और वे दोनों वहाँ से रात में ही भाग गए, और उन्हें अपने बेचे जाने का भ्रम होने के कारण उनकी आंखों में विद्रोह और स्नेह झलक रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन। हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को अपमानित क्यों महसूस किया? उत्तर है इसका, हीरा और मोती ने गया के घर स्वयं को इसलिए अपमानित महसूस किया क्योंकि गया ने अपने बैलों के चारे में चुनी चोकर खली आदि मिलाया, परंतु हीरा मोती के सामने सूखा भूसा डाल दिया, और इन बैलों के साथ जूरी ने ऐसा कभी नहीं किया था। जूरी हमेशा इनको अच्छा खिलाता था, ठीक है, लेकिन यहाँ गया ने उनको सूखा चारा डाला, इसलिए उनको अपना अपमान महसूस हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन। गया और उसके घर वालों हीरा मोती को नियंत्रण में करने के लिए क्या योजना बना रहे थे? उत्तर है इसका कि गया और उसके घर वालों का व्यवहार बैलों के प्रति अच्छा नहीं था। वह बैलों को मारता पीटता था, तब भी बैलों पर उसका पूरा नियंत्रण नहीं था, और उन्हें नियंत्रित करने के लिए वे बैलों के नाक में नाक डालने की योजना बना रहे थे। वो देखते हैं। बालिका ने बैलों को भागने में किस तरह मदद की? उत्तर इसका, बालिका प्रतिदिन की तरह 2 रोटियां लेकर हीरा मोती के पास आई और घरवालों की योजना बताते हुए गले की रस्सी खोल दी, और वह चिल्लाने लगी कि फूफा वाले दोनों बैल भागे जा रहे हैं, ताकि कोई भी उस पर संदेह ना करे, है ना। बालिका ने उनकी रस्सी खोल के भगा दी, और साथ में वे चिल्लाई भी कि दोनों बैल भाग रहे हैं ताकि कोई उस पर शक ना करे। इस तरह उसने बैलों को भागने में मदद की। 14 क्वेश्चन। हीरा ने कब और कैसे सच्चे मित्र का फर्ज निभाया? आंसर है इसका कि हीरा और मोती भूखे थे और सामने के खेत में हरी मटर नजर आई। अभी उन्होंने 2-4 घास ही खाए थे कि रखवाले लाठी लिए आ गए। जो खेत के रखवाले थे वो लाठी लेकर आ गए। अब हीरा तो भाग सकता था, परंतु सींचे खेत में खुर धंसने से मोती फंस गया, और रखवाले ने उसे पकड़ लिया, तो हीरा भाग नहीं पाया। इस तरह उसने सच्चे मित्र का फर्ज निभाया। क्वेश्चन है 15 कि कांजियोस में किन्हें बंद किया जाता है और उनके साथ कैसा व्यवहार किया जाता है? आंसर इसका, कांजियोस में आवारा और लावारिस पशुओं को बंद किया जाता है, और वहाँ उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है। उनकी हालत अत्यंत दयनीय हो जाती है और अधिकांश मरने के कगार पर पहुँच जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि डडियल ने जब बैलों के कुल्ले में अंगुली से गोदा तो उन्होंने अपने अंतर्ज्ञान से क्या जान लिया? उत्तर है इसका कि नीलामी के लिए खड़े हीरा मोती के कुल्ले में जब डडियल ने अंगुली से गोदा तो दोनों ने अपने अंतर्ज्ञान से जान लिया कि डडियल कसाई है, और वह नीलामी में उन्हें खरीदकर उन पर छुरी चलाएगा। 17 क्वेश्चन। मोती के उस कार्य का वर्णन कीजिए जिसके बदले में आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था। उत्तर इसका कि कांजियोस में बंदी हीरा मोती ने देखा कि वहाँ गधे, घोड़े, बकरियाँ, बैल आदि 9-10 जानवर मुर्दों से जमीन पर पड़े हैं। तो मोती ने रात में बाड़ी की दीवार गिरा दी, जिससे ये जानवर भाग जाए और उनकी जान बच गई, और अपने इसी कार्य के बदले में आशीर्वाद पाने की अपेक्षा कर रहा था।
अगला क्वेश्चन, हीरा मोती जब डडियल के साथ जा रहे थे, हार में चढ़ते अन्य जानवरों को देखकर उनकी क्या प्रतिक्रिया हुई? उत्तर है इसका कि डडियल के साथ जाते हीरा मोती ने जब खेत में प्रसन्नता पूर्वक चल रहे अन्य जानवरों को देखा तो उन्हें भी जानवर स्वार्थी लगे। क्यों? क्योंकि कसाई के हाथों में उन्हें देखकर भी वे चिंता नहीं कर रहे थे, वे अपनी उछल कूद और खुशी में डूबे हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि जूरी के पास वापस आए बैलों को देखकर बच्चों ने अपनी खुशी किस तरह व्यक्त की है? जूरी के पास हीरा मोती जब लौटे तो बच्चों ने ताली बजाकर उनका स्वागत और अभिनंदन किया और उन्हें वीरता का प्रशस्ति पत्र देना चाहते थे। बच्चे खुशी खुशी से भागकर अपने घरों में चूनी, गुड़, चोकर आदि लाकर उनको खिलाने लगे और वे उनको देखकर बहुत खुश दिख रहे थे। दूसरा क्वेश्चन, कि दूसरी बार घर आए हीरा मोती को देखकर मालकिन की प्रतिक्रिया पहली बार से किस तरह भिन्न थी? हीरा मोती जब पहली बार गया के घर से लौटकर आए थे तो जो जूरी की पत्नी थी वो उन्होंने उसको नमक हराम कहा और उनकी खली, चूनी, भूसी आदि बंद करवा दिया उनका। और दूसरी बार जब हीरा मोती के घर आने पर मालकिन हर्षित हुई और उसने बैलों के माथे चूम लिए। वो इसलिए खुश हुई थी कि अब उसे भी समझ में आ गया था कि हीरा और मोती जो हैं वो जूरी के प्रति पूरा समर्पण भाव रखते हैं। इसलिए मालकिन को भी ये बात समझ में आ गई, इसलिए उसने खुशी से उनके माथे चूम लिए। उसके मन में भी उनके प्रति प्रेम की भावना उमड़ आई। भी थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है, हीरा और मोती अपने मालिक जूरी के साथ किस तरह का भाव रखते थे? भी थोड़ा सा अलग लेंदी क्वेश्चन को भी देख लेते हैं हम, कि हीरा और मोती अपने मालिक जूरी के साथ अत्यंत गहरा प्रेम एवं आत्मीय व्यवहार रखते थे और वे अपने मालिक से प्रेम करते हुए उसकी हर बात मानते थे, जूरी से अलग नहीं रहना चाहते थे। तभी तो भाग भाग कर वापस जूरी के पास आ जाते थे और उनकी यही इच्छा थी कि उनका मालिक चाहे जितना काम करा ले पर वह उन्हें अलग ना करें। जूरी ने जब गया के साथ उन्हें भेजा तो वे रस्सी और पहिए को तुड़ाकर गया के घर वापस भाग कर आ गए और इस समय उनकी आंखों में विद्रोह में स्नेह झलक रहा था। हीरा मोती को भागने का अवसर मिलने पर भी वे अंत में भागकर जूरी के पास वापस आ जाते थे। इससे यही पता चलता है कि उनको जूरी के प्रति असीम लगाव था। दो बैलों की कथा पाठ में लेखक ने सीधेपन के संबंध में क्या कहा और इसके लिए उसने क्या क्या उदाहरण दिए? उत्तर है इसका कि दो बैलों की कथा पाठ में लेखक प्रेमचंद ने सीधेपन को इस संसार के लिए उचित नहीं बताया। इसके लिए उसने गधे और बैलों के सीधेपन का उदाहरण देते हुए दर्शाया है कि अपने सीधेपन के लिए गधा जो है मूर्ख के अर्थ में रूढ़ हो गया है तथा बैल को बच्चिया का ताऊ कहा गया है। और इस पाठ में हीरा मोती के सीधेपन के कारण उन पर अत्याचार किया जाता था, परंतु उनके सींग चलाते या उन पर अत्याचार का विरोध करते ही उन पर किया जाने वाला अत्याचार कम हो जाता है। तो इस तरह अपनी सहनशीलता के कारण भारतीय, अफ्रीका और अमेरिका में सम्मान नहीं पाते, जबकि जापान में युद्ध में विजय पाते ही दुनिया भर में सम्मान प्राप्त किया है। हालांकि वीडियो काफ़ी बड़ी होगी बच्चों, लेकिन क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसलिए मैंने सारे कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा। एक बार अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, मिलती हूँ, प्यार से पढ़ना, ढंग से। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।